हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है इस लाइव क्लास में। तो आज की लाइव क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मार्किंग टूल से संबंधित क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, और उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। इससे ये होगा कि जब भी हम लाइव आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताइए। बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताएं। देखिए, बड़ी वृत्त चाप की मार्किंग जब भी करना होता है, बड़ी सर्किल हमें मार्किंग करना हुआ तो वहाँ पर हम ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब डिवाइडर का प्रयोग क्यों नहीं करते? डिवाइडर हम छोटे साइज़ की मार्किंग करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम ये बताएं कि डिवाइडर किस साइज़ तक के हम मार्किंग कर सकते हैं या कितने साइज़ तक हम चाप लगा सकते हैं, तो याद कर लीजिएगा, 150 mm या फिर 6 इंच। ठीक है, 150 mm या 6 इंच तक हम डिवाइडर के द्वारा चाप लगा सकते हैं। अच्छा, एक ही चीज़ आप याद कर लीजिए, आपने 6 इंच तक याद कर लिया कि 6 इंच तक हम डिवाइडर के द्वारा चाप लगा सकते हैं। अब आपको पता है 1 इंच में हमारा 25.4 mm होता है, लेकिन अब यहाँ पे केवल 25 मान लेते हैं, तो 1 इंच में कितने mm होते हैं? 25 mm, है ना। 25 का यहाँ पे गुणा कर दोगे, 25 छक्का 150, मतलब 150 mm हमारा हो गया। तो डायरेक्ट एक चीज़ केवल आप याद करिए, दो चीज़ नहीं, है ना। तो फिर यहाँ पे बड़े वृत्त के या चाप की मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ट्रेमल। तो ट्रेमल के द्वारा हम कितने mm? तो हम ट्रेमल के द्वारा 150 mm से अधिक और 1800 mm तक का रेडियस में चाप लगाते हैं। ठीक है, रेडियस में। ठीक है, और रेडियस में नहीं, सॉरी, डायमीटर में। ठीक है, तो वो 900 उसका आधा हम कर देंगे। 1800 का आधा कितना हो जाएगा? 900। तो 900 के रेडियस में हम चाप लगा सकते हैं ट्रेमल के द्वारा। 900 mm तक के रेडियस में हम चाप लगा सकते हैं। दूसरा, आप इंच में भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कि ट्रेमल के द्वारा कितने इंच तक के हम सर्किल खींच सकते हैं, तो हम 72 इंच तक की मार्किंग, 72 इंच के द्वारा हम क्या जॉब पर वृत्त या चाप लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 72 इंच तक। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं ट्रेमल के बारे में। एग्जाम में क्या पूछ लेता है? ट्रेमल की जो बीम होती है, बीम आपको पता है ना, एक रॉड होती है, तो उस रॉड की लंबाई पूछ लेता है। तो रॉड की लंबाई हमारी कितनी होती है? 150 mm से 500 mm। याद रखिएगा, 150 mm से 500 mm तक हमारी ट्रेमल के बीम की लंबाई होती है। जो बीम होती है किसकी बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, जो हमारे पॉइंट होते हैं जिनसे हम मतलब सर्किल खींचते हैं, तो वो हमारे किसका बना होता है? वो हमारा टूल स्टील का बना होता है। एक आपको शायद ना पता हो, ट्रेमल से हम किसी भी साइज का अंदरूनी और बाहरी साइज में माप सकते हैं। वो कैसे? ट्रेमल के जो पॉइंट होते हैं, जो हमारे दो ऐसे करके जो यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं, तो उस पॉइंट में क्या करते हैं, अगर हमने पॉइंट की जगह पे हमने कैलिपर सेट कर दिया, इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर, तो उसकी मदद से हम बाहरी और अंदरूनी माप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने बॉल फिट कर दिया, तो बॉल के माध्यम से क्या कर सकते हैं? किसी होल का साइज मापा जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेमल के द्वारा किसी का अंदरूनी साइज और बाहरी साइज भी माप सकते हैं और होल का व्यास भी माप सकते हैं। वो कैसे? जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट की जगह पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर पॉइंट की जगह पर हम कैलिपर इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर फिट कर देंगे। इनसाइड कैलिपर का मतलब क्या है? ये नहीं कि हमने पूरा इनसाइड कैलिपर फिट कर दिया, केवल जो लेग होती है ऐसे करके वहाँ पर फिट कर देंगे, ऐसे करके, है ना। तो वहाँ से हम क्या क्या करेंगे, हम इस माध्यम से हम इनसाइड मतलब अंदरूनी माप ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे हम फिट करेंगे, आउटसाइड कैलिपर फिट करेंगे या लेग फिट करेंगे, तो क्या होगा? पॉइंट फिट करेंगे तो उससे हम अंदरूनी माप ले सकते हैं, सॉरी बाहरी माप। ठीक है, इसके माध्यम से। तो यहाँ पे चीज़ें आपको पता हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आपको बताना है, स्क्राइबर के पॉइंट एंगल कितना होता है? तो स्क्राइबर का पॉइंट, जो पॉइंट है वो कितने डिग्री पर ग्राइंड करते हैं या कितना डिग्री होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तो स्क्राइबर जो होता है ये हमारा हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। बहुत ही कुछ एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसका जो पॉइंट एंगल है वो 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्क्राइबर को हम कितनी डिग्री पर झुका के काम करते हैं, और ये कितनी झुकाकर मतलब इसे मार्किंग करते हैं स्क्राइबर के द्वारा। तो हम 30 डिग्री पर, ठीक है, 30 डिग्री पर इसके द्वारा हम झुकाकर इसको मार्किंग करते हैं। मतलब जॉब की सतह पर कितनी डिग्री पर इसको लगा के रखते हैं? 30 डिग्री पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बस आता है ज़्यादातर। चलिए क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, लाइन स्क्राइब करते समय स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितनी डिग्री पर कोण पर रखा जाता है? तो लाइन स्क्राइब करते समय मतलब कि स्क्राइबर द्वारा स्क्राइबर को जॉब की सतह से कितनी डिग्री पर कोण पर रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 30 डिग्री। जो लोग सबसे पहले राइट आंसर बताएंगे उनका कमेंट में हम सबसे पहले वहाँ पे नाम लिख देंगे, है ना। और चीटिंग मत कीजिए और अच्छे से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बेंड स्क्राइबर का एक सिरा सीधा, नुकीला तथा दूसरा सिरा कितने डिग्री कोण पर मुड़ा होता है। तो जो हमारा बेंड स्क्राइबर कैसा होता है, ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, एक सिरा हमारा सीधा होता है, जबकि दूसरा सिरा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है। तो जो हमारा सीधा होता है वो हमारा नुकीला होता है, जिसके द्वारा हम मार्किंग करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है। और दूसरे सिरा जो हमारा 90 डिग्री पे होता है, तो यही पूछा जा रहा है कि दूसरा सिरा कितने डिग्री कोण पर मुड़ा होता है, तो 90 डिग्री पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक बेलनाकार जॉब पर डार्ट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। एक बेलनाकार जॉब पर डार्ट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताएं। और अच्छा क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछता है ना। तो बेलनाकार कोई जॉब है, ठीक है, बेलनाकार कोई जॉब है, तो डॉट पंच द्वारा पंचिंग करते समय उसे किस पर रखा जाता है। तो बेलनाकार जॉब को कभी भी अगर हमें सपोर्ट वगैरह देना है तो हम किससे देते हैं, वी ब्लॉक में, क्योंकि वी ब्लॉक हमें पता है, आपने फिगर भी देखा होगा, है ना। तो वी ब्लॉक के माध्यम से हम किसी भी जॉब को वहाँ पे रख लेते हैं, मतलब उसको होल्ड कर देते हैं यू क्लैम्प के द्वारा। आपको पता होगा, आपने फिगर भी देखा होगा ना। अगर आपको वी ब्लॉक एंगल प्लेट के बारे में डिटेल क्लास देखनी है तो इसके लिए जो हमारी लाइव क्लास 3 थी, लाइव क्लास 3 या 2 में हमने एंगल प्लेट और वी ब्लॉक के बारे में बिल्कुल डिटेल में हमने वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखिएगा। फिगर के द्वारा हमने बताया था और उसके टाइप के बारे में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा वी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब वी ब्लॉक से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वी ब्लॉक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, हमारे सिंगल वी ब्लॉक और इम्प्रूव्ड वी ब्लॉक, और इसके बाद वी ब्लॉक विथ क्लैम्प जो हम प्रयोग करते हैं वो वाला, एक होता है हमारा मैग्नेटिक वी ब्लॉक। तो सबसे अधिक कौन सा हमारा वी ब्लॉक प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा मैग्नेटिक वी ब्लॉक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे याद रखना है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट के बारे में क्या, एंगल प्लेट किस में पाई जाती है, तो एंगल प्लेट हमारी ग्रेड में मिलती है और इस नंबर में पाया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ABCD में पाया जाता है कि नंबर में, तो एंगल प्लेट हमारा नंबर में पाया जाता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 एंगल प्लेट पाई जाती है। ग्रेड 1 की जो एंगल प्लेट होती है बहुत ही शुद्ध होती है, और ग्रेड 2 की जो प्लेट होती है ग्रेड 2 की, वो हमारी एंगल प्लेट कम शुद्ध होती है। तो ज़्यादा शुद्ध होगी तो उसका हम शुद्धता वाली जगह पे प्रयोग करेंगे, कहाँ पर करेंगे, टूल रूम में, है ना। और यहाँ पे जो ग्रेड 2 की एंगल प्लेट होगी उसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे, उसका हम प्रयोग करेंगे वर्कशॉप में, साधारण मशीन शॉप में, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। साधारण कामों के लिए हम ग्रेड 2 एंगल प्लॉट का प्रयोग करते हैं, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं एंगल प्लेट वर्कशॉप पे, तो वहाँ पर हमारी कौन सी ग्रेड वाली होती है, ग्रेड 2 वाली एंगल प्लेट होती है, जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम मार्किंग वगैरह करते हैं और 90 डिग्री पे जॉब को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। तो ये वगैरह आपको यही इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो एंगल प्लेट का साइज हम किसके द्वारा लेते हैं, भी आपको चीज़ें याद रखनी है। तो एंगल प्लेट का साइज हम नंबरों द्वारा दर्शाते हैं, और इसका साइज जो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई द्वारा इसका निर्धारित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। वी ब्लॉक, जो ग्रेड वी ब्लॉक है किस धातु का बना होता है, ग्रेड वी ब्लॉक किस धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बताएं राइट आंसर। तो बहुत अच्छा, देखिए वी ब्लॉक जो होता है फ्रेंड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। जैसे हमारा ग्रेड होते हैं, हमने क्या बताया, एंगल प्लेट के बारे में हमने क्या बताया, 2 ग्रेड में पाए जाते हैं। एंगल प्लेट कौन कौन से, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। इसी प्रकार से वी ब्लॉक जो होते हैं ये भी हमारे 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ग्रेड ए और ग्रेड बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी ब्लॉक जो होते हैं हमारे 2 ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि ग्रेड ए का वी ब्लॉक जो होता है किस साइज में पाया जाता है। ग्रेड ए का जो हमारा वी ब्लॉक होता है वो हमारे किस साइज तक पाए जाते हैं, तो ये हमारे पाए जाते हैं 100 mm तक की लंबाई में, ठीक है। 100 mm तक की लंबाई में हमारे ग्रेड वी ब्लॉक पाए जाते हैं, तो ग्रेड ए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि ग्रेड बी के जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं ग्रेड बी के, उसका प्रयोग उसकी कितनी लंबाई होती है, तो वो 300 mm की लंबाई, 300 mm तक की लंबाई में पाया जाता है, ठीक है। याद रहेगा ना, 300 mm तक
तक की लंबाई में हमारे ग्रेड बी और ग्रेड ए 100 mm तक की लंबाई में पाया जाता है। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखना है, जैसा कि हमने बताया था ग्रेड 1 एंगल प्लेट, जो ग्रेड 1 एंगल प्लेट का हम प्रयोग करते हैं टूल रूम में, मतलब कि ग्रेड 1 हमारी शुद्ध रूप में होती है, ग्रेड 2 जो होती है एंगल प्लेट हमारी क्या होती है, कम शुद्ध होती है। इस वजह से इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। इसी प्रकार से जो इसका याद करने की ट्रिक ये कि जो हमारा पहले नंबर पे लिखा जाता है वो हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो वी ब्लॉक में ग्रेड ए होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, और उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, उसका प्रयोग भी हम टूल रूम में वगैरह हम करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रेड बी हमारा बाद में आता है, ग्रेड बी का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम वर्कशॉप में करेंगे, सामान्य कार्य के लिए करेंगे, है ना। तो लंबाई में हमने बता दिया, ग्रेड ए जो हमारी किस लंबाई 100 mm तक की, और ग्रेड बी वी ब्लॉक जो उसकी लंबाई होगी 300 mm तक, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो ग्रेड वी ब्लॉक जो होता है 2 ग्रेड पाया जाता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, हमने अभी आपको बताया। अब जो ग्रेड ए वी ब्लॉक है उसे हम किस मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि हमारा शुद्ध होता है, जिसको हम उच्च क्वालिटी की स्टील वाली बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाई ग्रेड स्टील की बनाते हैं। ग्रेड ए के वी ब्लॉक किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, हाई ग्रेड स्टील के, ठीक। इसी प्रकार से जो हमारे वी ब्लॉक होते हैं ग्रेड बी वाले, वो किस मटेरियल के बनाए जाते हैं, वो हमारे बनाए जाते हैं क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के। ये मतलब कम शुद्ध होते हैं, इस वजह से हम इनको और इसी वजह से इनको हम बनाते हैं ग्रेड बी ब्लॉक, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ठीक। ये याद हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ग्रेड बी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो ग्रेड बी ब्लॉक मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बी ग्रेड बी यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो ग्रेड बी ब्लॉक किस धातु का बना होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे हमारा उच्च ग्रेड इस्पात। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है कि ग्रेड वी ब्लॉक किस धातु के बनाए जाते हैं, लेकिन जो आपको बुक में राइट आंसर आपने देखा होगा, जो लोगों ने PDF परचेज किया होगा, तो उन्हें वहाँ पे राइट आंसर क्या मिलता है, उच्च ग्रेड इस्पात, है ना, उच्च ग्रेड इस्पात। लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि हमने बताया था जो हमारी ग्रेड ए होती है वो हमारी उच्च ग्रेड की बनाई जाती है, हाई ग्रेड स्टील की, उच्च ग्रेड स्टील की, ठीक है। लेकिन जो ग्रेड बी वाली स्टील, जो ग्रेड बी वाली जो हमारा वी ब्लॉक होता है वो हमारा बनाया जाता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या सही कर रहा, उच्च ग्रेड इस्पात, लेकिन हमारा क्या है आंसर यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, और यहाँ पे क्लोज ग्रेन नहीं है तो यहाँ पे हम कास्ट आयरन को टिक लगा सकते हैं, तो डी भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर सी बताया तो सी गलत है, अगर आपने डी बताया तो कुछ हद तक सही, क्योंकि कास्ट आयरन भी के हमारा क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन जो उसी का टाइप है, तो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन हमारा ग्रेड वी ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है, जो हमारा 300 mm तक की लंबाई पे पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर व लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं। तो मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर व लंबवत रेखाएं खींची जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। जो लोग अभी हमारी लाइव क्लास से जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमें सपोर्ट मिल सके, और चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो इन विधियों को अच्छे से आपको इन विधियों के बारे में हमने आपको अच्छे से पिछली क्लास में समझाया हुआ है, क्लास 2 या 3 में, तो उसे आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर इसका डिटेल भी मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो मार्किंग की किस विधि द्वारा, तो वहाँ पे डेटम लाइन मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग की किसी विधि द्वारा जॉब पर समांतर और लंबवत रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। तो डेटम लाइन विधि हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताना है, निम्नलिखित में कौन सी विधि गोल जाप पर केंद्र ज्ञात करने को नहीं है, मतलब किस विधि द्वारा हम गोल जाप का सेंटर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से जो 4 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पर बताइए किसके द्वारा हम गोल जाप का सेंटर नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए, और क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा, है ना। देखिए जो हम सेंटर हेड के द्वारा भी किसी गोल जाप का हम सेंटर निकाल सकते हैं, जेनिक कैलिपर के द्वारा भी किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर निकाल सकते हैं, और बेल पंच द्वारा भी, है ना। बेल पंच आपको पता ही है, जो घंटी नुमा होता है। तो यहाँ पे हमारा एंगल प्लेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एंगल प्लेट के द्वारा हम किसी भी गोल जाप का सेंटर नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, पंच में एक विशेषता, एक जो विशेष पंच होता है वो हमारा बेल पंच ही होता है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस पंच के द्वारा हम गोल जाप का सेंटर निकालते हैं, तो हम बेल पंच के द्वारा हम गोल जाप का सेंटर निकालते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप लोग जरूर इसको ध्यान दिया करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको राइट आंसर बताना है।
क्वेश्चन दिया गया किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 4 ऑप्शन दिया है, सेंटर पंच, प्रिक पंच, डार्ट पंच, बेल पंच। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो बेल पंच द्वारा, ठीक है। और एक हमारा ऑटोमेटिक पंच भी होता है, उसमें भी हमारे हैमर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इस पंच में भी हम हैमर का प्रयोग करते हैं गोल राड का सेंटर निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बेल पंच के द्वारा जब हम किसी भी गोल जाप का सेंटर निकालते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें हैमर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और लेकिन जब एक हमारा ऑटोमेटिक पंच होता है उसमें हम हैमर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन बेल पंच में जब हम मार्किंग करेंगे मतलब पंचिंग करेंगे तो उस टाइम हम हैमर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम बेल पंच के द्वारा हम सेंटर निकाल लेंगे तब हम हैमर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम पंचिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सेंटर पंच के बारे में बता दें तो सेंटर पंच का जो हमारा पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री पे होता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ड्रिल पॉइंट को आसानी से सेट करने के लिए करते हैं। प्रिक पंच का एंगल कितना होता है, प्रिक पंच का हमारा एंगल 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग हम जो नर्म धातु होते हैं उस पर हम मार्किंग करने के लिए करते हैं, या बहुत ही शुद्धता वाले बारीक कामों के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कहीं पे बारीक शुद्धता में अगर हमें मार्किंग करनी है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। और या फिर अगर एग्जाम में ये दिया हुआ पॉइंट की पतली सीट पर मार्किंग करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। प्रिक पंच के द्वारा पतली सीटों पर मार्किंग करने के लिए और नर्म धातुओं के ऊपर मार्किंग करने के लिए। डार्ट पंच का एंगल कितना होता है, डार्ट पंच का हमारा 60 डिग्री एंगल होता है इसका पॉइंट एंगल, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम सामान्य वर्ग के लिए, या इसको हम बोल सकते हैं कि मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए, ठीक है। तो मार्किंग की हुई लाइनों को पक्का करने के लिए डॉट पंच, और पतली सीटों पर हमें अगर मार्किंग करना है तो वहाँ पर हम प्रिक पंच, या नर्म धातुओं पर हमें मार्किंग करना है प्रिक पंच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, बी ब्लॉक के बी ग्रुव का कोण कितना होता है। तो बी ब्लॉक के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो बी ब्लॉक के बी ग्रुव हमारे कितने डिग्री पर होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएं। तो 90 डिग्री का ग्रुव होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बी ब्लॉक में बी ग्रुव हमारे 90 डिग्री का कोण होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का दूसरा नाम है। बताइए फ्रेंड्स सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है। सरफेस गेज के 2 नाम और हम बताएंगे, तो इसमें पहले आप राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है हमारा, स्क्राइबिंग ब्लॉक, ठीक है। और इस सरफेस गेज का दूसरा एक और क्या नाम है, मार्किंग ब्लॉक, ठीक है। एक मार्किंग ब्लॉक और स्क्राइबिंग ब्लॉक, ये हमारे सरफेस गेज के 2 नाम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है 0.025 mm, 0.001 mm और 0.025, 0.0001 mm। बताइए फ्रेंड्स क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। तो वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है, 0.025। देखिए किसी एक चीज़ को आप याद कर लीजिए, जैसे कि आपको पता होगा रेफरेंस का भी पूछा जाता है, मास्टर सरफेस प्लेट का भी पूछा जाता है ना। तो केवल एक को याद करना है। किसको याद कर लेना, ट्रिक इसकी ये है कि वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट की आपने याद कर लिया, क्या याद कर लिया कि 0.025 mm होती है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले, पहली बात तो आपको सीरियल याद करना है। सीरियल क्या याद करना है, सीरियल ये याद करना है सीरियल में कि पहले हमारा क्या आएगा, वर्क्स ऑफ सरफेस प्लेट, दूसरे में क्या आएगा, रेफरेंस सरफेस प्लेट, तीसरे में क्या आएगा, मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक। अब वर्कशॉप सरफेस प्लेट की हमें याद हो गई कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की हमारी जो हमारी शुद्धता होती है वो कितनी होती है, 0.025, ठीक है, 0.025। अब करना क्या है इसमें, ट्रिक है कि एक जीरो बढ़ाते जाना है। तो 0.0025, 0.0025, 0.0025 इसकी हमारी किसकी होती है, रेफरेंस सरफेस प्लेट की होती है शुद्धता। इसी प्रकार से आगे हमारी आती है मास्टर सरफेस प्लेट। इसकी शुद्धता कितनी होती है, इसमें एक और जीरो बढ़ा देंगे, मतलब इसमें कितने हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे, 0.002
25, ठीक है। तो मतलब एक जीरो आपको आगे बढ़ाते जाना है। जैसे हमने बोला वर्कशॉप सरफेस प्लेट, तो हमारा एक जीरो होगा 0.0025, 0.025, ठीक है, एक जीरो रहेगा पॉइंट के बाद। फिर इसके बाद हम जब रेफरेंस सरफेस प्लेट बोलेंगे तो रेफरेंस सरफेस प्लेट में पॉइंट के बाद दो जीरो होंगे, ठीक है, 0.0025। इसके बाद हम जब बोलेंगे मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता बताइए, तो उसमें एक और जीरो बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद तीन जीरो बढ़ जाएंगे, 0.00025, ठीक, ये ऐसे याद कर लेना। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने बता दिया कि एक आप याद रख लिए और सीरियल आप याद रखिए, वर्कशॉप फिर रेफरेंस फिर मास्टर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? हमारी सभी, देखिए यहाँ पे कास्ट आयरन की बनाई जाती है, जिसमें हमारी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन या हाई ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है, ग्लास की भी बनाई जाती है और ग्रेनाइट की बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास की भी बनाते हैं और लेड की भी बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लेड भी नहीं है, तो ये सब बनाते हैं। तो मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सरफेस प्लेट के इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आता है कि सरफेस प्लेट की निम्न में से आकृति नहीं है, तो वो सरफेस आपको कौन कौन से किस आकृति पाई जाती है? तो हमारी सरफेस प्लेट जो है हमारी आयताकार पाई जाती है, ठीक है, जिसमें, और इसके बाद हमारी वर्गाकार में पाई जाती और वृत्ताकार में भी पाई जाती है, ठीक है, वृत्ताकार में भी हमारी सरफेस प्लेट होती है। और वो चौथा ऑप्शन दे देता है त्रिभुजाकार, तो सरफेस प्लेट जो होती है हमारी त्रिभुज के आकार में नहीं होती है, ठीक है, वृत्ताकार होती है, आयताकार होती है, वर्गाकार होती है। ये क्वेश्चन आता है सरफेस प्लेट से रिलेटेड। सरफेस प्लेट किस मटेरियल की नहीं बनी होती है? तो वहाँ पर ये चार ऑप्शन दे देगा, माइल्ड स्टील, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ग्रेनाइट, ग्लास, ठीक है। तो ग्लास की भी बनी होती, ग्रेनाइट की भी और क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की, लेकिन माइल्ड स्टील की हमारी सरफेस प्लेट नहीं बनाई जाती। तो वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? माइल्ड स्टील हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि बताइए सरफेस प्लेट जो होती है हमारी दो ग्रेन पाई जाती है, ठीक है, सरफेस प्लेट हमारी दो ग्रेन पाई जाती है, कौन कौन सी? ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक है, याद रहेगा ना। सरफेस प्लेट हमारी दो ग्रेन पाई जाती है, ग्रेड ए ग्रेड बी। ग्रेड ए की शुद्धता कितनी होती है? मतलब ग्रेड ए की जो सरफेस प्लेट होती है उसमें हाई स्पॉट कितने होते हैं? क्योंकि जो शुद्धता जो हम जो किसी भी सरफेस प्लेट की हम शुद्धता कैसे पता करेंगे? तो हम ऐसे पता करते हैं कि जितने उसमें हाई स्पॉट ज़्यादा होंगे तो उतना ही उसमें क्या होगी? शुद्धता उस सरफेस प्लेट की अधिक होगी, ठीक है। अगर हाई स्पॉट कम है, हाई स्पॉट की संख्या, हाई स्पॉट क्या होता है? हाई स्पॉट ये होता है फ्रेंड्स, अगर मान लो यहाँ पे हाई स्पॉट इतने हैं, ठीक है, कम है हाई स्पॉट, ये जो पॉइंट है मतलब उभरे हुए, तो इसको हम बोलते हैं हाई स्पॉट। अगर हाई स्पॉट हमारे कम है तो सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है वो हमारी कम होती है। अगर हाई स्पॉट अधिक है तो हमारी क्या होगी? उसकी शुद्धता कम है, तो अगर क्या होगी? शुद्धता ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ग्रेड ए की जो हमारी हाई स्पॉट जो क्वेश्चन आता है तो वो 10% होती है, ठीक है। ए ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर जो हमारे हाई स्पॉट होते हैं वो कितने होते हैं? 10% होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 10%। जो ग्रेड बी की जो हमारी सरफेस प्लेट होती है, जो ग्रेड बी की सरफेस प्लेट होती है उसमें जो हमारे हाई स्पॉट होते हैं वो हमारे होते हैं 5%। अब ये बताइए सोच के कि बताइए कि कौन सी सरफेस प्लेट सबसे अधिक शुद्ध होगी? फिर से देखिएगा, हमने बताया सरफेस प्लेट दो ग्रेड पाई जाती, कौन कौन सी? ग्रेड ए और ग्रेड बी, ठीक। और फिर हमने आगे ये बताया कि जो सरफेस प्लेट होती है वो शुद्धता किस पे निर्भर करती है? जो हमारे हाई स्पॉट होते हैं। तो हाई स्पॉट हमने ये बताया कि अगर किसी सरफेस प्लेट में हाई स्पॉट हमारे अधिक हैं तो वह सरफेस प्लेट हमारी अधिक शुद्ध होगी। अगर हाई स्पॉट हमारे कम है, अगर जो हाई स्पॉट क्या है हमारे, अगर अधिक है तो शुद्धता क्या होगी? हमारी ज़्यादा होगी सरफेस प्लेट की। अगर हाई स्पॉट हमारे कम है, अगर हाई स्पॉट कम है तो उसकी शुद्धता क्या होगी? कम होगी। पिछले हमने शायद अभी हमने अधिक बोल दिया था, ठीक है। तो अगर हाई स्पॉट हमारे क्या है? कम है सरफेस प्लेट, तो उसकी शुद्धता क्या होगी? कम होगी। अब हमने बताया ग्रेड ए की जो सरफेस प्लेट होती है उसमें हमारी जो हाई स्पॉट होते हैं, परसेंटेज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने % हाई स्पॉट होते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे, याद रखिएगा 10%, ठीक है, 10%, ठीक है, याद रहेगा ना। इसी प्रकार से दूसरा जो हमारी बी ग्रेड की सरफेस प्लेट होती है उसमें हमारे हाई स्पॉट कितने होते हैं? 5% होते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कौन सी सरफेस प्लेट सबसे अधिक शुद्ध होती?
ग्रेड ए वाली सरफेस प्लेट सबसे अधिक शुद्ध होगी, क्योंकि इसमें हमारी जो हाई स्पॉट है हमारी ज़्यादा है, मतलब 10% है, ठीक है। जो ग्रेड ए की सरफेस प्लेट होती है उसमें हाई स्पॉट हमारे कितने होते हैं, 10% होते हैं। जो ग्रेड बी की सरफेस प्लेट होती है उसमें हमारी 5% हाई स्पॉट होते हैं, मतलब। और ग्रेड बी वाली जो सरफेस प्लेट होगी हमारी कम शुद्ध होगी, क्योंकि इसमें हाई स्पॉट हमारे कम होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कुछ आपको इसमें हमने नया कुछ बताने की कोशिश किया, जो चीज़ें आपको याद रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। तो अभी हमने बताया था कि ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर अगर हमें सेंटर मार्क करना है तो इसका किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे, है ना। सेंटर पंच का एंगल कितना होता है बताइए कमेंट करके, अभी हमने बताया था सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है फ्रेंड्स, बताइए कमेंट करके। 90 डिग्री, ठीक है। और प्रिक पंच का 30 डिग्री, डॉट पंच का 60 डिग्री, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और एक हालो पंच से क्वेश्चन आता है कि हालो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालो पंच का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हालो पंच का हम प्रयोग पतली सीटों में वाशर काटने के लिए करते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा बताइए, पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने के लिए, मतलब या पतली सीटों में अगर हमें सुराख करना है या वाशर काटना है तो वहाँ पर किस पंच का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम हालो पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर पतली सीटों में मार्किंग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। पतली सीटों पे अगर हमें मार्किंग करना है तो वहाँ पे प्रिक पंच, और पतली सीटों पे वाशर काटना है या सुराख करना है तो वहाँ पे हालो पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड पंच के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सॉलिड पंच जैसे हमने बताया पतली सीटों में हमें अगर मार्किंग करना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए कि पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए या ठंडी हालत में मार्किंग करने के लिए, तो उसमें हम सॉलिड पंच का लगाएंगे। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि पतली सीटों में ठंडी हालत में अगर हमें सुराख करना है मार्किंग करना, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सुराख करना ही वर्ड बोलेगा तो वहाँ पर हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पतली सीटों में अगर हमें पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करना है तो वहाँ पर हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये पूछ लिया जाता है कि ब्लैक स्मिथी में गर्म जाम में सुराख करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ब्लैक स्मिथी में गर्म जाम में सुराख करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सॉलिड पंच। तो सॉलिड पंच से दो क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या हमने सीखा। सॉलिड पंच से दो क्वेश्चन आते हैं कि ब्लैक स्मिथी में हमें गर्म जाम में सुराख करना है तो वहाँ पर हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमने सीखा कि पतली सीटों में ठंडी हालत में सुराख करने के लिए सॉलिड पंच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम सॉलिड पंच के द्वारा हम सुराख ही करते हैं, मार्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि और या फिर हम बोल सकते हैं गर्म जॉब पे हमें सुराख वगैरह करना है तो वहाँ पर हम सॉलिड पंच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हालो पंच के द्वारा हम क्या करेंगे, पतली सीटों में वाशर इत्यादि काटने के लिए। प्रिक पंच क्या प्रयोग करेंगे, पतली सीटों पर मार्किंग करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताएं फ्रेंड्स। तो एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एंगल प्लेट में कटे स्लॉट, जो एंगल प्लेट होती है आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो जो एंगल प्लेट होती है यहाँ पर आप देखते होंगे स्लॉट कटे होते हैं ऐसे यू आकार के, है ना, ऐसे कटे होते हैं। मतलब कि इस टाइप के आपके स्लॉट कटे होते हैं जिसमें आर पार आपको दिख रहा होता है। तो उसी में बोला कि स्लॉट कटे होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है जॉब को क्लेम करने के लिए, मतलब आप टी बोल्ट के द्वारा नट बोल्ट के माध्यम से आप जॉब को क्लेम करते हैं। और ये मतलब उद्देश्य बिल्कुल इसका ये है कि क्लेम करने के लिए हम एंगल प्लेट में कटे स्लॉटों का उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसमें पब्लिक कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी फीडबैक मिल सके। और कल फिर इसी टाइम पे हम मिलेंगे, और संभवतः नाइट में भी आपकी क्लास मिलेगी। उसमें हम फास्टनर नट के बारे में आपको बताएंगे, टाइप ऑफ नट के बारे में, ठीक है। तो नट के प्रकार के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे। तो उस क्लास को भी आप वॉच कीजिएगा। तो ओके, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।